और राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ रहे थे। इसमें हमने अध्याय 1 भाषा और व्याकरण अर्थात वर्ण विचार, अध्याय 2 शब्द विचार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और शब्द विचार ख जिसमें विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण परिभाषा वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषताओं का बोध कराते हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती है या बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला ये रंग हो गया, पुराना ये इसका गुण हो गया, स्वभाव ये इसका भला ये इसका स्वभाव हो गया, छोटा इसका आकार हो गया, मीठा ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया, देसी ये इसका गुण हो गया, पापी ये भी गुण हो गया, धार्मिक ये स्वभाव भी हो सकती है, दशा भी हो सकती है। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। 1 नंबर पर आता है इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके भी उपविभाजन किए जा सकते हैं। इसमें ए नंबर पर आता है गणनावाचक विशेषण। 1, 2, 3 इत्यादि क्या है, गणनावाचक विशेषण है। इसी प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दूसरे उपभाग में हम देखते हैं तो क्रमवाचक विशेषण आता है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे है ना क्रमवाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक के तीसरे भाग में आता है आवर्तीवाचक विशेषण जिसमें दुगुना, चौगुना, पंचगुना ऐसे हो सकता है। और इसके चौथे भाग में आता है समुदायवाचक विशेषण, दोनों, तीनों, चारों। अब आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कई, कुछ, सब, बहुत, संख्या। अर्थात इसमें जो संख्या होती है ना उसका निश्चय नहीं हो पाता। अब तीसरे विशेषण की बात करते हैं हम, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके भी 2 उपभेद किए जा सकते हैं।
अर्थात परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मात्रा, परिमाण, नाप, तोल इत्यादि का बोध होता है। और ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक। इसमें 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर अर्थात इसमें निश्चित संख्या, तो निश्चित परिमाण का बोध होता है। लेकिन अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है? थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा शब्द आदि का बोध होता है। 4 नंबर पे आता है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, अर्थात यहाँ इस है ना, ये क्या है? निश्चित संकेतवाचक विशेषण है। इससे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पर उस है ना, ये क्या है? पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो और पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर उस सर्वनाम नहीं होकर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण का कार्य करेगा। वह कौन गा रही है, तो यहाँ पर वह क्या है? संकेतवाचक विशेषण। वाक्य में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। अब 5 नंबर पर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुजिया। वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। विशेष कतिपय विद्वान एक और प्रकार विभाववाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं। इसमें प्रत्येक, हर एक आदि आता है। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। अवस्थाओं को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। 1 नंबर पर आती है मूलावस्था, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। अर्थात उसमें क्या होता है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर एक सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है। अब दूसरे नंबर पर आती है उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। 2 के अंदर अगर तुलना हो तो वहाँ पर उत्तरावस्था आती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। ये देखा जाए तो श्रेष्ठतर शब्द शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में एक उत्तर अवस्था है, इसके पीछे तर प्रत्यय नहीं लगता है। तीसरे नंबर पर आती है उत्तमावस्था, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। उत्तमावस्था में क्या होती है कि 2 संज्ञाओं से अधिक संज्ञाएं होती है। ये 3 हो सकती है या बहुत सारी संज्ञाएं हो सकती है। उसमें क्या होता है? उन संज्ञाओं में से किसी एक को अगर श्रेष्ठ बताया जाए तो वह क्या होगी? विशेषण की, उसमें श्रेष्ठ भी हो सकता है, अच्छा बुरा कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या होती है? 3 में तुलना 3 में हो सकती है या 3 से अधिक हो सकती है, तो वहाँ पर उत्तमावस्था कार्य करती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर अकबर को सबसे अच्छा, सब मतलब 3 से अधिक हो गया, 3 या 3 से अधिक, तो सबसे अच्छा होने पर यहाँ उत्तमावस्था है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम है, फिर वही बात आ गई, कक्षा में बहुत सारे हैं तो वो श्रेष्ठ हो रहा है, तो ये वापस पुनः उत्तमावस्था हो गई। अवस्था परिवर्तन। मूल अवस्था के शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उच्चतर
उच्च से उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, अच्छा से अच्छा सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा सबसे ऊंचा। अब आती है विशेषण की रचना। संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ अगर हम प्रत्यय के मेल से विशेषण शब्द बना सकते हैं। कौन कौन से शब्द आएंगे? संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय, इन चार शब्दों के अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो विशेषण शब्द भी बन जाता है। एक नंबर पर आता है संज्ञा से विशेषण बनाना। प्यार, प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प पुष्पित, स्वर्ण स्वर्णिम, जयपुर जयपुरी, धन धनी, भारत भारतीय, रंग रंगीला, श्रद्धा श्रद्धालु, चाचा चचेरा, विष विशेला, बुद्धि बुद्धिमान, गुण गुणवान, दूर दूरस्थ। इसी प्रकार हम सर्वनाम से भी विशेषण बना सकते हैं। यह से ऐसा, जो जैसा, मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन कैसा। इसी प्रकार हम तीसरे नंबर पर आता है क्रिया से भी विशेषण बना सकते हैं। भागना भगोड़ा, लड़ना लड़ाकू, लूटना लुटेरा। इसी प्रकार हम अव्यय से भी विशेषण बना सकते हैं। आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी। क्रिया परिभाषा, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। अगर हम किसी भी शब्द के पीछे ना लगा देते हैं तो क्रिया का बोध हो जाता है। प्रकार, कर्म, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद कर सकते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर ध्यान रखना, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। एक नंबर पर आती है अकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो इसमें दो शर्तें, एक तो कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव है ना सीधा कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना रोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठता है। अब दूसरे नंबर पर आता है सकर्मक क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता बनने प्रकट सीधा क्या पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। मतलब अकर्मक से सीधा उल्टा हो रहा है। क्या अकर्मक में क्या होता था कि सीधा प्रभाव पड़ता था कर्ता पे, यहाँ पर क्रिया पर, और वाक्य की क्रिया वहाँ पर अकर्मक में कर्ता के अनुसार थी, और सकर्मक में क्या होता है कि कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो और यहाँ पर देखो यहाँ दूध के अनुसार रहा क्रिया है। नीतू खाना बना रही है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, मतलब सकर्मक क्रिया के भी दो उपभाग यानी उपविभाजित किए जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन खा रहा है, वो ये भोजन कर रहा है, तो यहाँ पर भोजन एक ही कर्म है, क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो भोजन यहाँ पर एक कर्म है, इसलिए एक कर्मक है। एक कर्मक तो है लेकिन एक कर्मक भी सकर्मक है, सकर्मक का उपविभाजन है। उसी प्रकार हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर दो क्रम आ गए, एक तो छात्र और एक भूगोल। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो क्रम प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी।
अब दूसरे नंबर पर आती है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। एक नंबर पर आती है सामान्य क्रिया। जब क्रिया वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, अर्थात वाक्य में क्या होता है, एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, अर्थात एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वह भी सामान्य रूप से। अब होता है संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ, मतलब एक क्रिया से अधिक होगी। जैसे जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के, ध्यान रखना भिन्न अर्थ, अलग अलग अर्थ होने चाहिए, ना कि समान, भिन्न अर्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, ध्यान रखना भिन्नार्थक क्रियाएं होनी चाहिए। जया ने खाना, खाना कर्म हो गया, बनाना और लेना दो कर्म है लेकिन अलग अलग है, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। हेमराज ने खाना खा लिया है, तो खाना खाना खाना, एक तो खाना खा लिया है, तो एक तो खाना क्रिया हुई है और एक लिया है, अर्थात यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। संयुक्त क्रिया की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि यहाँ पर दो क्रियाएं होगी, और दूसरी शर्त यह है कि ये दोनों भिन्नार्थक होंगी, मतलब अलग अलग अर्थ होगी। जैसे खाना खा लिया, खाना एक तो खाना खा लिया, खाना होगी, और एक लेना। इसी प्रकार हम तीसरे क्रिया के प्रकार में आते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात कर्ता स्वयं नहीं करता है, दूसरों को प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। इसमें एक शर्त और है कि प्रेरणात्मक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, हमेशा सकर्मक होती है। अकर्मक क्रियाएं कभी भी प्रेरणात्मक क्रियाएं नहीं होती है। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। यहाँ आ रहा करता दुष्यंत हेमंत से किसी अन्य से क्या करवा रहा है, अन्य के द्वारा कार्य करवा रहा है, तो ये दुष्यंत प्रेरणा का क्या काम कर रहा है हेमंत के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। कविता सीता से पत्र पढ़वाती है, यहाँ पर क्या हो गया, वो सकर्मक क्रिया के साथ प्रेरणात्मक क्रिया हो गई, अर्थात प्रेरणात्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जरूर होगी। अब हम चौथे प्रकार आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखो हम इसको पढ़ते ही पता चल जाता है, पूर्वकालिक मतलब काल से पूर्व, यानी पहले ही पूर्ण हो जाती है। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं होती है, दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, अर्थात एक क्रिया जब दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, और जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थात दो क्रियाएं होगी, इसमें शर्त क्या है, एक तो दो क्रियाएं होगी, और जो पूर्वकालिक क्रिया है ना, किसी क्रिया से पूर्व समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है, एक तो पढ़ना और एक सोना। सोने से पहले पढ़ना हो रहा है, तो यहाँ पढ़ना क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अगर किसी भी कोई मूल धातु होती है, उससे पूर्व, माफ कीजिए, उसके बाद में या उसके साथ में कर या करके लगाने पर वह क्रिया पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती है। 5 नंबर पर आती है नाम धातु क्रिया। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अर्थात नाम धातु के लिए शर्त क्या होगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ध्यान रखना संज्ञा सर्वनाम विशेषण उससे बनी होगी। जैसे
रंगना, रंगना किससे बनी है? रंग, रंग क्या है? संज्ञा। लजाना, भाववाचक संज्ञा लज्जा से। अपनाना, अपना क्या है? सर्वनाम से अपनाना। गरमाना, गरम क्या है? विशेषण है, सॉरी भाववाचक संज्ञा। चमकाना, चमक। गुदगुदाना, गुदगुदी। इसी प्रकार हम पांचवें प्रकार, छठे प्रकार में आएंगी कृदंत क्रियाएं। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, अर्थात किसी भी क्रियापद के साथ अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वह कृदंत क्रिया कहलाएगी। जैसे चल से चलना, चलता चलकर। लिख से लिखना, लिखता लिखकर। अर्थात जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनती है ना, उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। 7 नंबर पर आती है सजातीय क्रियाएं। वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनी होती है, अर्थात वहाँ पर कर्म और क्रिया एक ही धातु से मिलकर बना होगा, वहाँ पर क्या होगी? सजातीय क्रियाएं होगी। लेकिन अगर वहाँ पर भिन्नार्थक क्रियाओं से बना होगा तो वहाँ पर क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर लड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया से ही लड़ाई बना है, और लड़ी भी लड़ना से बना, अर्थात यहाँ पर कर्म और क्रिया लड़ना है। इस प्रकार यह सजातीय क्रिया हुई। अब हम 8वें प्रकार में आते हैं सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, अर्थात जो मूल क्रिया उसकी सहायता के लिए जो क्रियाएं प्रयुक्त होती है उन्हें हम सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, बानू ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। उक्त वाक्य में एक तो है और एक दी है, सहायक क्रियाएं है, अर्थात अंत में प्रयुक्त होती है और इनके बिना जो क्रिया क्या लगती है? अधूरी लगती है। अगर इनका प्रयोग करते हैं तो ये क्रिया पूर्ण हो जाती, इसलिए इन्हें सहायता के लिए प्रयुक्त हो जाने के कारण इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। काल के अनुसार क्रियाएं। जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय अर्थात भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, अर्थात भूतकाल में कार्य पूर्ण हो जाता है। दूसरा आता है वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्या होता है? वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है, अर्थात वर्तमान समय में जब कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया होगी। तीसरे नंबर पर आती है भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, तो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया होगी। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, तो ये क्रिया कब संपन्न होगी? आने वाले समय में होगी, इसलिए भविष्यकालिक क्रिया होगी। अशोक पत्र लिखेगा, अब कब लिखेगा इसका निश्चय नहीं है, लेकिन लिखेगा आने वाले समय में, इसलिए ये भविष्यकालिक क्रिया। अब हम आगे अविकारी और अव्यय शब्द अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।